जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप पे पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेक्शन 2 ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट। तो मैं एक मिनट आपको पहले सिलेबस रेफरेंस भी दे देता हूँ सो दैट यू एग्जैक्टली नो कि अब हम क्या करने लगे हैं। ठीक है जी, तो सिलेबस जी, तो फर्स्ट बिट वाज डन। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बता दिया था, ये हो गया। वी डूइंग पार्ट ए और आज हम स्टार्ट करने लगे कॉस्ट एनालिसिस। मैंने गूगल क्लासरूम में एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट कर लिया और इस कॉस्ट एनालिसिस में जो मेन टॉपिक है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और फिर दैट लीड्स टू द एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड सम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस जिसमें डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये फिर उसके फर्दर जो एनालिटिकल कंपोनेंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। मेनली दिस इज ऑल अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड देन मैनेजमेंट। ठीक है जी, ये सिलेबस रेफरेंस हो गया। होपफुली ये वीक तीनों लेक्चर्स यही डिस्कस होगा, शायद एक आधा लेक्चर और भी लगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी कहा है, लास्ट पेपर में भी इसी से क्वेश्चन आया, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आप जानते हैं इस टॉपिक को, बट दिस बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि मैंने गूगल क्लासरूम में आपको नोट्स अपलोड किए हैं and those notes are from the book of P2 Seema Kaplan। ठीक है जी, तो ये इस तरह के नोट्स मैंने आपको दिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, और इसको मैं फॉलो करूंगा। कुछ मेरी अपनी स्लाइड्स भी हैं। आई विल बिगिन विद स्लाइड्स, फिर इस पे आते हैं, किताब से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो भी करवाऊंगा और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस पे चले जाएंगे। तो अभी राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम एक्सप्लेनिंग यू थ्रू स्लाइड्स। ठीक है जी, अब मैं अपनी स्लाइड्स पे आ रहा हूँ। अच्छा, अब देखें, आज हम काफी टाइम स्पेंड करेंगे अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और आज हो सकता है हम कोई डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन भी कर लें। ठीक है, लेकिन आज मेरा ज्यादा फोकस न्यूमेरिक्स पे और क्वांटिटेटिव चीजों पे नहीं होगा, ज्यादा फोकस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझाने पे होगा, इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट समझाने पे होगा। सो राइट नाउ आप भी हो सकता है आप इससे बोर हो कि इतनी ज्यादा थ्योरी है, और मैं आज शायद रेगुलर इंटरवल्स पे आपको इन्वॉल्व करने की भी कोशिश करूंगा, आपके इनपुट भी लेने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स बिगिन दिस, और इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले बड़ी सिंपल सी बात है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द एडवांस्ड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये कुछ क्वेश्चन आंसर जो है वो बीच में आ जाते हैं। Just select the pen as well. Okay, so सबसे पहली बात कि activity based costing is an advanced or modern or specialist management accounting technique. क्यों डेवलप हुई? Because of certain changes in the business environment. अब जब मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ओरिएंटेशन भी दे रहा था तो मैं कह रहा था कि 1980s की इन्वायरमेंट में इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन उसके बाद की भी जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें काफी ज्यादा कंपटीशन आया। और अब 1980 से आज की बात कर लें तो 2020 की जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो और भी कंपैरेटिव है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा और भी चेंजेस आ चुके हैं। और आजकल जो चेंज हम विटनेस कर रहे हैं ये तो इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। नाउ एवरीबॉडी इज डिजिटली कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये बात अंडरस्टैंड करें कि जब भी कोई टूल या कोई टेक्निक डेवलप होती है तो वो उस वक्त और हालात के हिसाब से डेवलप होती है। जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी डिसिप्लिन डेवलप होते हैं वो उस दौर के हिसाब से डेवलप होते हैं। जैसे जैसे वक्त में बदलाव आता है, जैसे जैसे हालात बदलते हैं, तो इसलिए उन टेक्निक्स का बदलना भी जरूरी होता है और उनका एडवांस वर्जन लेके आना भी जरूरी होता है। क्योंकि होता यह है कि जब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है तो जो पिछली टेक्निक्स हैं वो लिमिट, उनमें लिमिटेशंस आ जाती हैं।
अब जब बात पिछली टेक्निक की होती है तो आपको पता है कि सो फार वी हैव बीन यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सो जो ट्रेडिशनल टेक्निक है ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने की वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, हमें पता है। और जो एडवांस टेक्निक है जो कि नए दौर के मुताबिक है वो हम कह रहे हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। सो पहला पॉइंट हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज एडवांस्ड, or you can say modern, or you can say specialist, or you can say contemporary management accounting technique that has been developed due to recent changes in business environment and limitations of absorption costing which was traditionally used. अब इसीलिए इससे पहले कि हम अंडरस्टैंड करें डायनामिक्स ऑफ एबीसी, इससे पहले कि हम अंडरस्टैंड करें कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, हमें थोड़ा सा एक रिकैप लेना पड़ेगा किसका, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का और उसकी लिमिटेशंस का। तो मैं अपनी बात नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट कर रहा हूं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। अच्छा जी, अब दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिवीजन। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, हम फुल प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। मार्जिन कॉस्टिंग में क्या होता है, हम वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट लेते हैं। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल भी आ जाता है, डायरेक्ट लेबर भी आ जाती है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी आ जाते हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो और चाहे वो वेरिएबल भी हो। ये सारी कॉस्ट जब हम ऐड करते हैं तो वो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको पता है कि जो डायरेक्ट मटेरियल है और डायरेक्ट लेबर है बाय इट्स नेचर ये इजीली आइडेंटिफाएबल और ट्रेसेबल है। ठीक है, हम डॉक्यूमेंट से, मटेरियल रिक्विजिशन से, पेरोल टाइम शीट से आसानी से ये बात देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक यूनिट बनाने पे कितना डायरेक्ट मटेरियल लगा और कितनी डायरेक्ट लेबर लगी। सो बाय देयर नेचर दे आर इजीली आइडेंटिफाएबल एंड ट्रेसेबल। मसला क्या है, मसला है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ठीक है, क्यों मसला है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर नॉट इजीली आइडेंटिफाएबल एंड ट्रेसेबल। अब ये बात आप शुरू में ही फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही और फिर उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ लेते हैं कि ओवरहेड्स क्या होते हैं। So manufacturing overheads are basically indirect costs. They are not easily identifiable and traceable. ठीक है, इसकी कई मिसालें भी आपको पता है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक ऐसी चीज जो आसानी से आइडेंटिफाई ना हो और आसानी से पता ना लग सके कि एक यूनिट बनाने पे ओवरहेड्स कितने लगे हैं, तो फिर हमें उसके लिए कोई ना कोई मेथड चाहिए, हमें उसके लिए कोई ना कोई टेक्निक चाहिए, क्योंकि आसानी से तो पता नहीं लग रहा, कोई डॉक्यूमेंट तो बता नहीं रहा, कोई शख्स तो बता नहीं रहा। तो अब किसी फार्मूले से या किसी एस्टिमेशन से या किसी अप्रोक्सीमेशन से पता लगाना पड़ेगा कि एक यूनिट बनाने पे ओवरहेड्स कितने लगे। सो यही मसला है। क्या मसला, टू फाइंड आउट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स टू असाइन टू ईच प्रोडक्ट। ठीक है जी, कि हम कैसे कैसे ओवरहेड्स को असाइन करें टू ईच प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब मैं क्विकली आपसे पूछना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि अब तक आपको इस मसले का क्या हल पढ़ाया गया, अब तक आपने क्या सीखा है कि ओवरहेड्स को हम किस तरीके से असाइन करते हैं प्रोडक्ट्स को। सो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं, क्या करते हैं उसके अंदर। सो लेट्स से एन ऑर्गेनाइजेशन हैव सो मेनी ओवरहेड्स, तो 1 मिलियन के ओवरहेड्स हैं, तो कैसे पता लगेंगे। जी, उमर का जवाब आया है कि वी एब्जॉर्ब ओवरहेड्स यूजिंग अ प्री डिटरमिन्ड रेट। बिल्कुल सही जवाब है। आसिफ रिप्लाइड कि हम लेबर आवर बेस रेट निकालते हैं। बिल्कुल ठीक है। अप्लाइड रेट निकालते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जी दैट्स इट। सुमैया कहती हैं जी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर वी कैन असाइन द ओवरहेड्स। ठीक है जी, चलें जी, बिल्कुल ठीक बात है। अब मजीद रिस्पॉन्ड ना कीजिएगा क्योंकि फिर एकदम मेरी स्क्रीन भरना शुरू हो जाती है। So you got the right answers. यही बात मैं अगली स्लाइड पे आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो क्या है, वो ये है कि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ओवरहेड्स को असाइन करते हैं, किसको, प्रोडक्ट को। किस बेस पे करते हैं, यूजिंग अ प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। इसको हम क्या कहते हैं, OAR। तो जो हमारा मेथड है, जो फॉर्मूला है, वो क्या है, हम OAR निकाल लेते हैं। OAR कैसे निकलता है, OAR ऐसे निकलता है कि हम एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को डिवाइड कर देते हैं एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट ऑफ एलोकेशन बेस पे। और एलोकेशन बेस कौन सी होती है, वो अभी जिस तरह स्टूडेंट्स बता रहे थे कि वो डायरेक्ट लेबर आर भी हो सकती है, मशीन आर भी हो सकती है, हो और भी बहुत सारी सकती हैं, लेकिन ज्यादातर जो यूज होती हैं वो क्या होती है, लेबर आर्स और मशीन आर। और उसमें जो अंडरलाइंग असम्पशन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जरा अच्छे तरीके से समझिएगा,
क्यों हम ओवरहेड्स को डिवाइड कर रहे हैं लेबर आवर्स पे या मशीन आवर्स पे? देयर इज एन अंडरलाइन अजम्पशन, इसमें मफरूजा ये है, ठीक है, अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें मफरूजा हैं, उनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम मफरूजों से फिर अल्टीमेटली आगे चलते हैं, मफरूजे गलत भी हो सकते हैं। तो मफरूजा ये है, अजम्पशन ये है कि जो लेबर आवर्स हैं या जो मशीन आवर्स हैं ये ड्राइव करते हैं कॉस्ट ड्राइवर का। लेबर आवर्स ज्यादा लगेंगे उतने ओवरहेड ज्यादा लगेंगे, ठीक है जी। तो जितने ओवरहेड्स ज्यादा लगेंगे उतने, ओके वॉइस कट हो रही है, ठीक है जी। अच्छा मुझे जरा जस्ट हाफ अ मिनट दीजिएगा, मैं अपना नेट स्विच करना चाह रहा हूँ क्योंकि आज मैंने एक डिफरेंट नेट से चलाया और मुझे ये फियर था कि शायद ऐसा हो। जस्ट गिव मी half a minute. What I'm going to do is I'm going to switch my network. उससे ये होगा कि ये प्रॉब्लम बाद में नहीं आएगा, हम बच जाएंगे। जी अब होपफुली मेरी आवाज ठीक होगी। मैंने नेटवर्क स्विच किया है, तो मुझे जरा कोई कंफर्म कर दे कि अब मेरी आवाज ठीक आ रही है। और आसिफ ने पूछा कि पॉइंट रिपीट कर दे, मुझे बता दें जरा कौन सा पॉइंट रिपीट करना है। ओके ठीक है, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग मी। ठीक है जी, आवाज ठीक है, नाउ वॉइस इज क्लियर, ओके नाउ स्टॉप इट, ठीक है। अब ओएआर वाली बात से मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है जी। तो जरा अब कमेंट्स देना बंद कर दें। तो ओएआर वाली बात क्या मैं बता रहा था कि हम एक ओएआर निकालते हैं बाय डिवाइडिंग एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बाय टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ एलोकेशन बेस। अच्छा अब इसमें मैं आपको ये पॉइंट बता रहा था कि इसमें हमारा एक मफरूजा है, अजम्पशन है, और इस अजम्पशन को जरूर समझिएगा। हमारी अजम्पशन ये है कि लेबर आवर्स जिसकी बेस पे हम ओवरहेड्स को अप्लाई करते हैं वो ड्राइव करती है, और ड्राइव की जगह मैं एक और वर्ड लिख देता हूँ, वो कॉज करती है किसको? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को, और इसी को हम कॉस्ट ड्राइवर भी कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा डायरेक्ट लेबर आवर्स होंगे उतने ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होंगे, जितने कम लेबर आवर्स होंगे उतने कम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होंगे। तो हमने एक बात तय कर ली इस फॉर्मूले में, और ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको सीरियसली बताऊं ये बहुत बड़ा मसला है। मैं अगर आपको फंडामेंटल या मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा रहा होता तो शायद मैं आधा घंटा इस बात पर स्पेंड करता कि ये क्या मसला है क्या ओवरहेड्स का, बट राइट नाउ मैं उस डिटेल में नहीं जा सकता। तो इतने बड़े मसले का हमने इतना छोटा सा सोल्यूशन निकाला। देखिए मसला इतना बड़ा है कि हर इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम एक पूल में डाल देते हैं, उसका हेड बना देते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वो मिलियंस में चले जाती है, फिर हम देखते हैं कि एक यूनिट को कितना चार्ज करें। उस मसले का हल हमने ये छोटा सा निकाला कि हमने टोटल ओवरहेड्स को टोटल आवर्स पे डिवाइड कर दिया, और जो भी रेट आया, तो लेट्स से अगर रेट आया है 10 पर आवर, तो अब अगर हमारे एक यूनिट में 2 घंटे लगे हैं तो हम उसको 20 रुपए चार्ज कर देंगे, अगर उस एक पे 3 घंटे लगे हैं तो हम उसको 30 रुपए चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो हमने इस मसले का सोल्यूशन इस तरीके से निकाल लिया। अगेन रिपीट करूंगा, मफरूजा ये है कि लेबर आवर्स और मशीन आवर्स ओवरहेड्स को कॉज करते हैं, ओवरहेड्स के इंक्रीज और डिक्रीज होने का बाइस बनते हैं। अच्छा अब इस स्टेज पे चलें, मैं अभी आपसे नहीं पूछता, आगे चलता हूँ फिर आपसे पूछता हूँ। अब हम जरा बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम की, ये इस मफरूजे में प्रॉब्लम क्या है या ओवरऑल प्रॉब्लम क्या है, क्या ये बात ठीक है? सो लेट मी एलैबोरेट ऑन द प्रॉब्लम्स विद द प्रॉब्लम। चलें जी, अब ये कहता है कि ये जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मफरूजा है ये उस वक्त तो जरा सेंस मेक करता था, इसमें कोई सेंस थी, लॉजिक थी, ठीक है, लॉजिक थी। कब? अर्लियर पीरियड्स में, शुरू में। अच्छा अब जब अर्लियर पीरियड्स की बात होती है तो ध्यान में रखिएगा कि किताबें इसको 1980 से बिफोर की बात करती हैं, ठीक है, 1980 बिफोर।
अर्लियर पीरियड्स का मतलब कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 1950, 60, 70, 80s है, ठीक है जी। उसके बाद जो चेंजेस हैं वो 80s ऑनवर्ड्स हैं। तो अब वो ये कहते हैं कि जी जो अजम्पशन हमने ली कि तमाम ओवरहेड्स का ताल्लुक लेबर आवर से, ये उस वक्त तो ठीक लगता था, उस वक्त समझ आता था, उस वक्त इसमें कोई लॉजिक थी, कोई रैशनल था। जब पिछले दौर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और प्रोसेसेस सिंपल होते थे, सिंपल लेबर इंटेंसिव होते थे, ज्यादा काम लेबर से होता था, और सिंपल का मतलब है कि इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के डिजाइन और कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रोसेसेस नहीं होते थे, लेबर इंटेंसिव होता था काम, और कंपनियां चंद प्रोडक्ट्स बनाती थी, चंद से मुराद लेट्स एक ही प्रोडक्ट बनाती थी, एक ही प्रोडक्ट एक ही डिजाइन बनाती थी। तो उस वक्त जब काम लेबर इंटेंसिव ज्यादा होता था, सिंपल होता था, चंद प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, और जब जो है ज्यादा कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट में लेबर की कॉस्ट होती थी, ठीक है। आपको पता है तीन कंपोनेंट्स हो गए, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो उस दौर में लेबर की जो कॉस्ट है ये प्रोपोर्शनली ज्यादा होती थी, ठीक है, लार्ज, प्रोपोर्शनली लार्ज। मटेरियल भी कह लें कि ज्यादा होता था, और ओवरहेड जो है वो स्मॉल अमाउंट में होते थे। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपए है, मैं हाइपोथेटिकली बता देता हूँ, तो लेट से 40 रुपए का मटेरियल और 50 रुपए की लेबर और 10 रुपए के ओवरहेड। तो मैं जरा हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, तो समझाना ये चाह रहा हूँ कि पिछले दौर में ओवरहेड्स प्रोपोर्शनली कम होते थे और लेबर की कॉस्ट प्रोपोर्शनली ज्यादा होती थी। तो ऐसे दौर में ओवरहेड्स को लेबर की बेस पे चार्ज कर देना ठीक बात थी, जायज थी, समझ आता है कि जी इसका कोई ना कोई रिलेशनशिप बन रहा है। और वैसे भी चूंकि लेबर इंटेंसिव काम ज्यादा होता था, तो जितने घंटे लेबर ज्यादा लगाएगी तो जाहिर सी बात ओवरहेड्स इनकर होंगे, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन था उसमें। अच्छा, अब द टुडेज मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट, अब हम ये कह रहे हैं कि इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। अब ये बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। अब जरा कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करते हैं। अगली स्लाइड में कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन अब अगला पॉइंट ये है कि जब मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स हो गई है, तो अगर अब हम फिर भी लेबर की बेस पे ओवरहेड्स को चार्ज करेंगे, तो फिर हमारी कॉस्टिंग ठीक नहीं होगी। कुछ प्रोडक्ट्स ओवर कॉस्ट हो जाएंगे, कुछ अंडर कॉस्ट हो जाएंगे। इसको मैं अभी इलाबोरेट नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं आगे आएगा पॉइंट इलाबोरेट करूंगा। सिर्फ इस वक्त ये समझ लें कि अगर हम अभी भी इस एनवायरनमेंट में भी, जो कि कॉम्प्लेक्स है, और मैं भी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट को डिफाइन करता हूँ अगले स्लाइड पे, अभी भी अगर हम पुराना सिस्टम यूज करेंगे तो कॉस्टिंग गलत हो जाएगी, कुछ प्रोडक्ट्स ओवर कॉस्ट हो जाएंगे, कुछ अंडर कॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स, इसको भी छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, समझते हैं कि आज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और प्रोसेसेस हैं वो कैसे हैं। कॉम्प्लेक्स हैं, पहले बता दिया मैंने आपको, ठीक है जी। बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के डिजाइन और कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रोसेसेस आजकल यूज होते हैं। ऑटोमेशन हो चुकी है, ज्यादातर काम मशीन से होता है, रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बल्कि आजकल 3D प्रिंटिंग की बात हो रही है। आजकल ऐसे बड़े बड़े 3D प्रिंटर्स आ गए हैं जिनको आप प्रोडक्ट वो कंप्लीट बना देते हैं। लेट्स से कंप्लीट गाड़ी, कंप्लीट कंप्यूटर, कंप्लीट एक प्रोडक्ट जो है वो एक ही मशीन निकाल देती है। तो ऑटोमेशन हो चुकी है, और कंपनियां अब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही हैं। ना सिर्फ एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही हैं, बल्कि एक ही प्रोडक्ट के सैकड़ों डिजाइन बना रही हैं, ठीक है। अब वैरायटी बहुत है, ठीक है, वैरायटी बहुत है, डाइवर्सिटी भी है, वैरायटी भी है। एक कंपनी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रही है, फिर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के मुख्तलिफ वर्जन बना रही है, और आजकल प्रोपोर्शनेटली ओवरहेड्स हैं वो ज्यादा अमाउंट में। तो अगर मैं पिछले वाली एग्जांपल को, हाइपोथेटिकल एग्जांपल को कंटिन्यू करूं, तो आज शायद ये हालात हैं कि अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपए की है, तो लेट्स से उस पे 20 रुपए का मटेरियल, 30 रुपए की लेबर और 50 रुपए के ओवरहेड्स हैं। एंड दिस कुड गो फर्दर एज वेल। लाइक ये भी हो सकता है कि 60 रुपए के ओवरहेड्स हैं, ये भी हो सकता है कि 70 रुपए के ओवरहेड्स हैं, कि 70% ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो पिछले दौर में ये ओवरहेड्स की कॉस्ट कम थी। अब नेचुरल सी बात है, जब ओवरहेड्स प्रोपोर्शनली बड़ी अमाउंट में होंगे तो ओवरहेड्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। जब ओवरहेड्स छोटी अमाउंट में थे तो ओवरहेड्स की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं थी। अब ओवरहेड्स बड़ी अमाउंट में है तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई। अब हमें एक्यूरेट मेथड चाहिए, ठीक है जी। तो यूज प्रोपोर्शनली स्मॉल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर, मेकिंग डायरेक्ट लेबर एज पूर एलोकेशन बेस। अब हमें वो जो लॉजिक थी वो लॉजिक कोलैप्स हो जाती है, ठीक है जी। हमने वो सिस्टम जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला इस बेस पे बनाया था कि चूंकि लेबर
ड्राइव कर रही है ओवरहेड्स को, चूंकि लेबर से ज्यादा काम हो रहा है, चूंकि लेबर इंटेंसिव काम है, लेबर के लगने से दूसरी ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा लग रही है, और चूंकि ओवरहेड कॉस्ट कम है, लेबर की कॉस्ट ज्यादा है, तो हम लेबर की बेस पे ओवरहेड्स को एलोकेट कर देते हैं। उस वक्त ठीक था, बट अब एक तो लेबर इंटेंसिव काम नहीं है, मशीन इंटेंसिव काम है, लेबर की वजह से तो ओवरहेड्स नहीं लग रहे, शायद मशीन इंटेंसिव हो रहा है। और मशीन इंटेंसिव में भी हम ये नहीं कहना चाह रहे कि जितने मशीन आवर्स ज्यादा लगेंगे उतने ओवरहेड ज्यादा लगेंगे तो हम एलोकेशन बेस चेंज कर देते हैं, बल्कि अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अब ओवरहेड्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ भी गए हैं, और उसका कनेक्शन जोड़ना लेबर के साथ और मशीन आवर्स के साथ वो अब रियलिस्टिक नहीं रहा। अभी हम इस पर फर्दर एलैबोरेट भी करते हैं कैसे रियलिस्टिक नहीं रहा। तो एक पॉइंट और हमने एस्टेब्लिश कर लिया, और वो ये है कि चूंकि वक्त और हालात बदल गए हैं, पिछले अदवार में जो मैन्युफैक्चरिंग का तरीकाकार था वो और था, और आज का जो तरीकाकार है और है। पिछले अदवार में ओवरहेड्स का प्रोपोर्शन और आज का ओवरहेड्स का प्रोपोर्शन चूंकि बदल गया है, तो पिछले अदवार वाली हम अगर टेक्निक यूज करेंगे तो उससे हमारी कॉस्टिंग डिस्टर्ब होगी, कॉस्टिंग रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमने एस्टेब्लिश कर लिया। तो अब ये कहते हैं जी जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो हमें क्या करना चाहिए। वो कहते हैं जी हमें मल्टीपल बेस यूज करनी चाहिए। फिर एक बेस नहीं हो सकती। अब ये नहीं हो सकता कि सारे ओवरहेड्स का ताल्लुक हम लेबर आर्ट से जोड़ दें। अब ये नहीं हो सकता कि सारे ओवरहेड्स का ताल्लुक हम मशीन आर्ट से जोड़ दें। अब ये हो सकता है कि कुछ ओवरहेड्स का ताल्लुक हम लेबर आर्ट से जोड़ दें, कुछ ओवरहेड्स का ताल्लुक हम मशीन आर्ट से जोड़ दें, कुछ ओवरहेड्स का ताल्लुक हम नंबर ऑफ ऑर्डर से जोड़ दें, कुछ ओवरहेड्स का ताल्लुक हम नंबर ऑफ कस्टमर से जोड़ दें, कुछ ओवरहेड्स का ताल्लुक हम नंबर ऑफ डिलीवरी से जोड़ दें, कुछ ओवरहेड्स का ताल्लुक हम एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो आज का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि उसमें वैरायटी ज्यादा है, डाइवर्सिटी ज्यादा है, मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, तो फिर हम सिंप्लिसिटी कैसे लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आ गया, सिंप्लिसिटी वर्सेस मल्टीप्लिसिटी। तो आज हम मल्टीप्लिसिटी में हो रहे हैं, जी रहे हैं मल्टीप्लिसिटी। तो चूंकि मल्टीप्लिसिटी आ चुकी तो फिर एलोकेशन बेस मल्टीपल होनी चाहिए। तो अब फिर मैनेजर्स क्या करें, तो अब हम कहते हैं जी मैनेजर्स एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करें। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है? सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, एक मुतबादिल अप्रोच है। किसके मुतबादिल? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुतबादिल। और इसमें हम करते क्या है? ABC is an overhead cost allocation system that allocates overheads to multiple activity cost pools and then assign the activity cost pool to the products or services by means of cost driver. तो अभी भी मेथड वही है, अभी भी हम वो OAR ही निकाल रहे हैं, अभी भी हम ओवरहेड्स को किसी ना किसी बेस पे ही चार्ज करेंगे। लेकिन अब वो जो पहले एक ग्रुप था ओवरहेड्स का, अब उसके मल्टीपल कॉस्ट पूल्स बना देंगे। अब वो जो एक ड्राइवर था अब उसके मल्टीपल ड्राइवर्स बना देंगे। अब वो जो एक रेट था अब उसके मल्टीपल रेट्स बना देंगे। अब वो जो पहले एक दफा अप्लाई होता था मल्टीपल दफा अप्लाई कर देंगे। तो जितनी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में आ गई है, उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी कॉस्टिंग में भी आएगी, तो मसला हल हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है हमने ये बात की, और मैं फिर ABC की बात में जाता हूँ। फिलहाल मुझे कोई कमेंट दे दें अगर आपको ये बातें समझ आई हैं, नहीं आई, कोई क्वेरी है तो हम यहाँ पे पहले उस क्वेरी को सेटल कर लेते हैं। ओके जी, समझ आ गया, ऑल वेरी गुड। दो कमेंट मिल गए और एक्सीलेंट। अच्छा जी, एक सवाल इसमें से निकल आया, बाकी तो कॉम्प्लीमेंट्स है, और वो है एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स क्या होते हैं ये बता दें। ऊपर मैं बिल्कुल आपको ही बताता हूँ, ये इनफैक्ट अभी अगली स्लाइड का हिस्सा है, तो अभी आपको जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब जरा होल्ड कीजिएगा, डोंट राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स, वरना चीजें मिक्स अप हो जाती हैं। अब मैं आगे चलता हूँ और आपको टेक्निक समझाता हूँ कि ये टेक्निक है क्या। ठीक है, अगेन आई विल से आई विल स्पेंड मोर टाइम टुडे ऑन थ्योरी। अभी तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट लग चुके हैं, मेरे ख्याल में अगले 20 से 25 मिनट भी मैं बोलता रहूंगा। मसला सिर्फ यही है, जितनी थ्योरी आपको क्लियर होगी आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है? अब सबसे पहले तो एक बड़ी मजेदार चीज समझें कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ डिफरेंट फिलॉसफी, एक डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट आइडिया है। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि हम पहले ये समझते थे कि प्रोडक्ट बनाते हैं तो डायरेक्टली उस पर कॉस्ट लग जाती है कि चले मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एक इक्वेशन की फॉर्म में समझाता हूँ, ये आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कहता है कि जब भी आप कोई कंपनी बनाते हैं
ठीक है जी। कोई भी कंपनी बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कह लें, कंपनी ना भी कहें ताकि आप सोल प्रोप्राइटरशिप से कंफ्यूज ना हो जाए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब आप बनाते हैं तो आप उसको बनाते हैं कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ब्रॉडर सेंस में मैन्युफैक्चरिंग भी एक एक्टिविटी है, सर्विस भी एक एक्टिविटी है, फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, प्रोडक्ट डिजाइन होता है, सुपरवाइजिंग होती है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, मशीनिंग होती है, असेंबलिंग होती है। तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज और बहुत ज्यादा प्रोसेसेस जो हैं वो, ऑर्डरिंग है, मटेरियल हैंडलिंग है, क्वालिटी कंट्रोल है, मार्केटिंग है, तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज। जब एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो उसका जो भी ऑब्जेक्टिव होता है और जो भी उसका मैंडेट होता है उसको परफॉर्म करने के लिए आप कर क्या रहे होते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैं 1 2 3 4 एक्टिविटीज जो है वो लिखता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ जी डिजाइनिंग एक एक्टिविटी है, लेट्स से एक मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, लेट्स से क्वालिटी कंट्रोल एक एक्टिविटी है, लेट्स से मटेरियल ऑर्डरिंग एक एक्टिविटी है, ठीक है जी। these are the- अच्छा, अब ये फिलॉसफी कहती है कि जितनी एक्टिविटीज होंगी उसको परफॉर्म करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। अब मार्केटिंग ऐसे थोड़ी हो जाएगी, डिजाइनिंग ऐसे थोड़ी हो जाएगी, ठीक है जी। आपको रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज मींस कॉस्ट। कॉस्ट की अगर आपको डेफिनेशन आती हो तो उसमें रिसोर्सेज का ही सैक्रिफाइस ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर आपकी कंपनी डिजाइनिंग करती है तो डिजाइनिंग पे रिसोर्सेज लगेंगे, मींस कॉस्ट लगेगी। मार्केटिंग करती है तो मार्केटिंग पे रिसोर्सेज लगेंगे, मींस कॉस्ट लगेगी। क्वालिटी कंट्रोल करती है तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपको जरूरी बात है, उसके लिए आपको एक साइंटिस्ट भी चाहिए, उसके लिए इक्विपमेंट भी चाहिए, उसके लिए जगह भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, टेस्ट के लिए डिफरेंट केमिकल्स भी चाहिए, कॉस्ट लगेगी। तो एक बात समझ लें कि कॉस्ट जो लगती है वो लगती है एक्टिविटीज पे। जितनी एक्टिविटीज ज्यादा होंगी उतनी कॉस्ट ज्यादा होगी। एज एन इंडिविजुअल भी देख लें, एज एन इंसान हम जितनी एक्टिविटी ज्यादा कर रहे होते हैं उतनी कॉस्ट ज्यादा होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ बच्चे ज्यादा महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं, कुछ स्टूडेंट ज्यादा कॉस्टली होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं। वेल दिस इज ऑन लाइटर साइड। जितनी एक्टिविटीज ज्यादा होंगी उतनी कॉस्ट ज्यादा लगेगी। अच्छा, अब तीसरा कनेक्शन यहाँ पे देखें। तीसरा कनेक्शन ये है कि जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है कुछ एक्टिविटीज, ठीक है जी। प्रोडक्ट बनता है कुछ एक्टिविटीज। अब यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करें बड़ी क्लियरली। मैं यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स लेता हूँ, ए और बी, क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट एनवायरनमेंट हम अज्यूम करें ना। तो लेट्स से ए पे डिजाइनिंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि ए जो है वो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है। कस्टमर हमें डिजाइन करवाता है, कस्टमाइज करवाता है, फिर हम बनाते हैं। बी पे डिजाइनिंग नहीं लगती क्योंकि वो स्टैंडर्ड कंपोनेंट है, हम साल से बना रहे हैं। अच्छा, ए के लिए हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है, बी के लिए हमें मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। ए के लिए क्वालिटी कंट्रोल की कोई जरूरत नहीं है, बी के लिए क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत है। ए में ऑर्डरिंग जो है वो इन्वॉल्व है, बी में ऑर्डरिंग इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अभी जरा ज्यादा परेशान ना होइएगा इन एक्टिविटीज को समझने में, मोटी मोटी बात समझे। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर एक कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बनाती है तो दोनों प्रोडक्ट्स पे जो एक्टिविटीज की कंजम्पशन है वो एक जैसी नहीं होती। किसी प्रोडक्ट को बनाने में 4 एक्टिविटीज लगती होंगी, किसी को बनाने में 10 एक्टिविटीज लगती होंगी, किसी को बनाने में 20 एक्टिविटीज लगती होंगी, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हर बच्चा वो एक जैसी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर रहा होता, वो हर बच्चा एक यूनिक सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता। तो अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कहती है कि आप जब प्रोडक्ट्स को कॉस्ट चार्ज करें, ठीक है, जब आप प्रोडक्ट को कॉस्ट चार्ज करें तो किस बेस पे करें? एक्टिविटीज की बेस पे करें, ठीक है, एक्टिविटीज की बेस पे करें। तो प्रोडक्ट और कॉस्ट के बीच में एक चीज आ गई, ये कॉस्ट है, ये प्रोडक्ट है, इसके बीच में एक चीज आ गई और वो क्या है? एक्टिविटी। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब पिछले सिस्टम को देखें, अगर यही पुराना सिस्टम होता तो हम क्या करते? हम दोनों प्रोडक्ट्स को हमने ये सारे ओवरहेड्स को जमा कर लेना था, ठीक है, जितनी भी कॉस्ट लगी है, जितने भी ओवरहेड्स लगे हैं हमने उनको जमा कर लेना था, उसको डिवाइड कर देना था लेबर आवर्स पे, एक ओएआर आ जाना था, उस ओएआर को ए को भी अप्लाई कर देते और बी को भी अप्लाई कर देते।
तो होना क्या था कि डिजाइनिंग की कॉस्ट ए को भी चली जानी थी, बी को भी चली जानी थी, मार्केटिंग की कॉस्ट ए को भी चली जानी थी, बी को भी चली जानी थी, क्वालिटी कंट्रोल ए को भी जानी थी, बी को भी जानी थी, ऑर्डरिंग ए को भी जानी थी, बी को भी जानी थी, क्योंकि वहां पे तो हम सारे ओवरहेड्स को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद एक ही रेट पे डिवाइड, एक ही ड्राइवर पे डिवाइड करके एक ही तरीके से चार्ज कर देते हैं। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए, होना ये चाहिए कि जिस प्रोडक्ट ने जितनी एक्टिविटी कंज्यूम की है उस प्रोडक्ट को उतनी कॉस्ट चार्ज करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, कुछ महंगे हो जाएंगे, और इसका मतलब है कि आप जब अंडर कॉस्टिंग या ओवर कॉस्टिंग करते हैं तो आपकी कंपैटिटिवनेस पे फर्क पड़ता है। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड फिर वही लिख रहा हूँ, कंपैटिटिवनेस। अगर आपकी कॉस्टिंग ठीक नहीं होगी, आप एक प्रोडक्ट को ज्यादा कॉस्ट चार्ज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप बी को ज्यादा कॉस्ट चार्ज कर देते हैं, क्यों? बी को इसलिए कर देते हैं क्योंकि आपने बी ने 3 एक्टिविटी तो कंज्यूम की नहीं, तो फिर आप उसको 3 एक्टिविटीज की कॉस्ट क्यों चार्ज कर रहे हैं? तो अगर आप बी को ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो फिर बी ओवर कॉस्ट होगा, ओवर कॉस्ट होगा तो अनकंपैरेटिव हो जाएगा। तो ये सारा एक थोड़ा सा एक स्केच मैंने आपको बना के दे दिया रिगार्डिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट शुड बी असाइन्ड ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, ये मैं जरा यहाँ से रेज कर दूं ताकि आपको वो नजर आ जाए। सो रैशनल क्या है जी? प्रोडक्ट एक्टिविटीज कंज्यूम करते हैं, एक्टिविटीज कॉस्ट कंज्यूम करती हैं, लिहाजा प्रोडक्ट को आप असाइन करें कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, क्योंकि मुख्तलिफ प्रोडक्ट मुख्तलिफ एक्टिविटीज कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए आप उनको मुख्तलिफ तरीके से कॉस्ट असाइन करें। यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, मैं जस्ट उसको हाईलाइट करता हूँ कि जो सिंपल प्रोडक्ट्स होते हैं दे कंज्यूम लेस एक्टिविटीज, जबकि जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं दे कंज्यूम मोर एक्टिविटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल प्रोडक्ट्स को कम कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को ज्यादा कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जो कस्टम प्रोडक्ट है वो कॉम्प्लेक्स होगा, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है वो सिंपल होगा। अभी ये सिंपल कॉम्प्लेक्स की बातें भी आगे हम देखते हैं। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस पे आते हैं। अभी किसी स्टूडेंट ने कॉस्ट पूल की बात की थी, तो अभी ये कुछ वोकैबुलरी भी हम समझ लेते हैं एबीसी की। तो सबसे पहली चीज है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? इज एन अप्रोच फॉर एलोकेटिंग ओवरहेड्स। सिंपल सी बात है, जिस तरीके से अब्जॉर्बिंग कॉस्टिंग एक अप्रोच है एलोकेटिंग ओवरहेड्स की, उसी तरीके से एबीसी भी अप्रोच है, अल्टरनेटिव अप्रोच है। दूसरी चीज एक्टिविटी क्या होती है? So activity is an event, action, transaction or work sequence that causes the cost. कोई भी ऐसा वाक्या, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई ऐसा वर्क सीक्वेंस, जिस तरह मैं अभी आपको मिसाल दे रहा था, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, scheduling, ordering, these are all the examples of some activities or events that causes a cost. ठीक है, that causes a cost to be incurred in producing or providing a service. तो आपको पता है कि एक्टिविटी एक सॉर्ट ऑफ वर्ब है, एक सॉर्ट ऑफ वर्ब जिसमें आप कहते हैं कोई भी ऐसा काम जिससे आपकी कॉस्ट इनकर हो रही हो। अच्छा, अब आ जाए एक्टिविटी कॉस्ट पूल पे। इंपॉर्टेंट है जी। तो एक्टिविटी कॉस्ट पूल क्या है जी? एक्टिविटी कॉस्ट पूल इज द ओवरहेड कॉस्ट attributed to a distinct type of activity. For example, purchasing material, setting up machine. अच्छा, अब इसको मैं जरा आसान से तरीके से समझाता हूँ कि ट्रेडिशनली हमारा एक ही एक्टिविटी पूल होता था। पूल को आप तालाब समझ लें, पूल को आप कलेक्शन समझ लें, जी मैंने एक सर्कल बनाया, ये पूल समझ लें, ठीक है। तो ट्रेडिशनली जितने भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होते थे, हम इसको एक ही जगह इकट्ठा कर लेते थे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो हम क्या करते थे कि जितना भी हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल लगा, जिस भी डिपार्टमेंट में लगा, जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट लेबर लगी, जिस भी डिपार्टमेंट में लगी, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे, जिस भी डिपार्टमेंट में लगे, सब इकट्ठा कर लिया। पता लगा ये कितने हो गए जी? 1 मिलियन। अब ये क्या है? ये पूल है, ये पूल है, ये कलेक्शन है, ठीक है, ये कलेक्शन ओवरहेड्स की। अब हम एबीसी में क्या करते हैं, चूंकि एबीसी में हम अपने हर चीज को एक्टिविटी वाइज देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम हर एक्टिविटी का एक अलग पूल बना लेंगे। अब जिस तरह यहाँ पे मिसाल में लिखा हुआ है परचेजिंग मटेरियल, तो लेट्स हम कहते हैं मटेरियल परचेज करना एक एक्टिविटी है। तो मटेरियल को परचेज करने पे जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल लगा, जितनी भी इनडायरेक्ट लेबर लगी, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे, वो हमने इकट्ठे कर लिए। तो ये क्या कहलाएगा? ये पूल कहलाएगा परचेजिंग मटेरियल का। फिर हमने कहा कि सेटिंग अप मशीन्स एक एक्टिविटी है।
तो मशीन सेटअप पे जितना भी मटेरियल लगा, जितनी भी लेबर लगी, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस बने, उसको जब इकट्ठा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? पूल बन जाएगा। किसका? सेटअप का। तो इसी तरीके से हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी हम उतने पूल्स बना लेंगे। तो बस यूं समझें कि हमने एक पूल को अब डिवाइड कर दिया है मल्टीपल पूल्स में, क्योंकि पहले हम एक एक्टिविटी समझते थे कि बस मैन्युफैक्चरिंग है तो एक एक्टिविटी, अब हम उसके अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज देख रहे हैं, तो एक पूल को हमने डिवाइड कर दिया मुख्तलिफ पूल्स में। ठीक है, तो ये था आपका एक्टिविटी कॉस्ट पूल। और आखिरी चीज जो है इसके अंदर वो है कॉस्ट ड्राइवर। अब कॉस्ट ड्राइवर भी थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं, दोबारा चलें, यहाँ पे आ रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। So cost driver is any factor or activity that has a direct cause and effect relationship with the resource consumed. तो कोई भी ऐसा फैक्टर, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि कोज करता है किसको? उस कॉस्ट को। ठीक है जी। तो अभी हमने कहा, चलें यहाँ पे एक मिसाल ले लेते हैं। तो हमने कहा जी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, मटेरियल ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने पे कॉस्ट आ रही है। तो इसका ड्राइवर क्या होगा जी? क्या कॉस्ट करता है इसे? नंबर ऑफ ऑर्डर। जितने ऑर्डर ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट। तो लेट्स से एक और ले लेते हैं डिजाइनिंग कॉस्ट, हमने प्रोडक्ट को डिजाइन करवाते हैं, तो जितने डिजाइन ज्यादा होंगे उतने डिजाइनिंग कॉस्ट ज्यादा होगी। तो ये क्या है जी? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ डिजाइन, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ लेबर आवर, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, नंबर ऑफ दिस, ये सारे क्या है? ड्राइवर्स। ये कॉज करते हैं, किसको कॉज करते हैं? रेलेवेंट कॉस्ट को। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ड्राइवर का। ओके, क्विकली क्वेश्चन ले लेता हूं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। समझ आ गया? कॉस्ट पूल, ड्राइवर्स, वोकैबुलरी सारी की सारी, क्योंकि अब हम स्टेप्स पे जाएंगे। जी, कोई एक जवाब तो आना चाहिए। ओके, उमर आपने पूछा था कॉस्ट पूल, समझ आ गया। ओके, गॉट इट। एंड somebody says के कॉस्ट ड्राइवर और पूल का डिफरेंस क्रिएट नहीं, समझ नहीं आया। अच्छा जी, ठीक है। ये दो लोगों ने सवाल पूछा है, तो मैं जरा इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। आई गेस ये एम्बिग्यूटी होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर है आपके माइंड में तो ये क्लियर होनी चाहिए। तो चलें जी, मैं वो OER का फार्मूला लिखता हूँ और अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, मैं OER का फार्मूला लिखता हूँ और वो पुराना वाला लिखता हूँ, एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, और फिर एस्टिमेटेड टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो अब मैं यहाँ पे इसको लेबल करता हूँ, ये कॉस्ट पूल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी कॉस्ट का मजमूआ है। ये कॉस्ट ड्राइवर है। क्यों? क्योंकि ये इस कॉस्ट को ड्राइव करता है। जब लेबर आवर्स बढ़ते हैं तो कॉस्ट पूल में इजाफा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब आप तमाम ऑर्डरिंग कॉस्ट को एक्यूमुलेट करेंगे, जमा करेंगे, तो वो कहलाएगा कॉस्ट पूल। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स को जब आप एक्यूमुलेट करेंगे तो वो कहलाएगा कॉस्ट ड्राइवर, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स ड्राइव कर रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट को। ठीक है, सो कॉस्ट पूल इज नथिंग देन द कलेक्शन ऑफ द टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी के टोटल ओवरहेड कॉस्ट को जमा कर दें तो वो कॉस्ट पूल कहलाएगा। और ड्राइवर क्या है? कोई भी ऐसा फैक्टर जो उस कॉस्ट पूल में इंक्रीज और डिक्रीज का बाइस बन रहा है। ठीक है, वो फैक्टर अब हमने खुद आइडेंटिफाई करना होता है। वो लेबर आवर भी हो सकता है, मशीन आवर भी हो सकता है, वो ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, डिजाइन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, अब इसको इम्प्लीमेंट करने पे जाते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, वो दो स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज में हम ओवरहेड कॉस्ट को एलोकेट कर देते हैं एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स पे, और दूसरी स्टेज में हम ओवरहेड कॉस्ट को कॉस्ट पूल्स से असाइन कर देते हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है जी, यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर। ये दो स्टेजेस हैं। मैं अभी इस दोनों स्टेजेस को डायग्रामेटिकली आपको दिखाता हूँ, आपको अभी खुद ही समझ आ जाएगी। ठीक है जी, और मैं आपको बताऊं ये ट्रेडिशनल सिस्टम में भी इसी तरह दो ही स्टेजेस होती हैं।
और सिर्फ फर्क ये है कि नए सिस्टम में अब एक पूल नहीं होगा, मल्टीपल पूल्स होंगे। नए सिस्टम में एबीसी में एक ड्राइवर नहीं होगा, मल्टीपल ड्राइवर्स होंगे। तो जितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, जितनी मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, उतनी जो नंबर ऑफ कैलकुलेशंस हैं वो आपकी बढ़ती है। अब ये डायग्राम से जरा समझिएगा, ठीक है जी। तो अब ये एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स हैं, ठीक है जी। ये एक पूल है परचेजिंग, ये एक पूल है स्टोरिंग, ये एक पूल है मशीनिंग, ये एक पूल है सुपरवाइजिंग। इससे पहले ट्रेडिशनली हम इस सारे को कह देते थे क्या, ओवरहेड कॉस्ट। तो इनफैक्ट ये भी पूल है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी एक कॉस्ट पूल है, क्योंकि इसमें भी आप सारी कॉस्ट जमा करते थे, इकट्ठी कर लेते थे। पहले ये एक होता था, अब आपने 4 बना दिए। अच्छा, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन 8 बना देगा, कोई कंसल्टेंट 12 एक्टिविटीज बना देगा। ये भी एक बड़ा सब्जेक्टिव सा प्रोसेस है। तो राइट नाउ इस डायग्राम में हमने एक पूल को तकसीम कर दिया 4 पूल में। तो हमारे पास 4 पूल आ रहे हैं। परचेजिंग में हम सारी वो कॉस्ट जो परचेजिंग में लगती है इकट्ठी कर लेंगे। स्टोरिंग में सारी वो कॉस्ट जो स्टोर करने में लग रही है इकट्ठी कर लेंगे, चाहे मटेरियल है, चाहे लेबर है, चाहे ओवरहेड्स हैं, एक्सपेंसेस है। मशीनिंग और सुपरवाइजिंग। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने इन कॉस्ट को, इन प्रोडक्ट्स को, अब ये देखिए यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेल्स और स्टीयरिंग व्हील्स। हमने इस कॉस्ट को इन प्रोडक्ट्स को चार्ज करना है। बीच में क्या है, बीच में ड्राइवर है। किस बेस पे करें, परचेजिंग को किस बेस पे एक्सेल्स को चार्ज करें और स्टीयरिंग व्हील्स को चार्ज करें? तो हम कह रहे हैं जी इसको हम नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स की बेसिस पे करते हैं। जितने परचेज ऑर्डर ज्यादा होंगे, अगर एक्सेल्स के परचेज ऑर्डर ज्यादा है तो एक्सेल को ज्यादा परचेजिंग कॉस्ट चार्ज कर दें, और अगर स्टीयरिंग व्हील्स के परचेज ऑर्डर ज्यादा है तो स्टीयरिंग व्हील्स को ज्यादा परचेजिंग कॉस्ट चार्ज कर दें। फिर स्टोरिंग को किस बेस पे चेक करें, अमाउंट ऑफ स्क्वायर फुटेज की बेस पे। फिर मशीनिंग को किस बेस पे करें, मशीन आवर्स की बेस पे। सुपरवाइजिंग को किस बेस पे करें, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेस पे। तो आप यहाँ पे नोट करें कि हमने क्या किया, हमने ओवरहेड्स को मल्टीपल पूल्स में डिवाइड करके हर पूल का एक अलहदा से ड्राइवर लेके रेट निकाल के फिर चार्ज किया प्रोडक्ट्स को। सो दिस इज समथिंग न्यू। इससे पहले आप एक ही दफा एक ही ड्राइवर, एक ही पूल को एक ही ड्राइवर पे डिवाइड करके अप्लाई करते थे। अब मल्टीपल पूल्स है, मल्टीपल ड्राइवर्स और मल्टीपल एप्लीकेशन, ठीक है जी। स्टेप्स, ये जो 2 स्टेजेस हैं ये 4 स्टेप्स से मुश्तमिल है। अब ये जरा स्टेप्स आप समझ लें। ओके जी, पहला जो स्टेप है ये बड़ा प्रैक्टिकल स्टेप है। ये वो स्टेप है कि अगर आप खुद एज अ कंसल्टेंट किसी कंपनी में जाते हैं और सिस्टम को फ्रॉम जीरो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक ऐसी कंपनी में आप चले गए जिसमें एबीसी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो रहा है, आपके जिम्मे लगाया गया जी आपने इसको एबीसी पे कन्वर्ट करना है। तो जब आपको पहली दफा सिस्टम बनाना पड़ता है तो यहाँ पे आपको पहले तो सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और एबीसी का सिस्टम डिजाइन तब होगा जब पहले आप ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज को डिफाइन कर लेंगे, एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स को और ड्राइवर्स को। यानी कि अब आपने करना क्या है, आपने ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बड़ा प्रैक्टिकल स्टेप है, ये न्यूमेरिकली क्वेश्चन में नहीं पूछा जा सकता। थ्योरेटिकली यहाँ एक पूछा जा सकता है लेकिन न्यूमेरिकली नहीं। तो आपने करना क्या, आपने ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर से मिलना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि वो क्या करते हैं, क्या बनाते हैं। करके गड़बड़ हो रही है। इट्स ओके। तो आपने वो सारी कॉस्ट, वॉइस क्लियर नहीं है? अच्छा, बीच में मुझे शायद कॉल आ गई थी इस वजह से क्लियर ना। आप क्लियर है? हाँ ठीक है, वो बीच में बस एक कॉल आई है तो जिसकी वजह से, क्योंकि मैं अब वो जैस का सिस्टम यूज कर रहा था तो कॉल की वजह से वॉइस में इंटरप्शन आई होगी। कॉल अब मैंने ड्रॉप कर दी तो होपफुली अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, जाके इंटरव्यूज के थ्रू एक्टिविटीज को डिफाइन करना है, पूल्स बनाने, पूल्स को डिफाइन करना है और कॉस्ट ड्राइवर्स तय कर लेना है। आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में ये सारी चीजें बताई होंगी,
क्वेश्चन बता रहा होगा कि ये कंपनी है, ये उसके प्रोडक्ट्स हैं, ये उसकी एक्टिविटीज हैं, ये उसके पूल्स हैं, ये उसके ड्राइवर्स हैं, ठीक है जी। ये बड़ा अप्लाइड स्टेप है, आपको फिर करना नहीं पड़ेगा। तो अब जब आपने एक्टिविटीज बना लिया, पूल्स बना लिए, कॉस्ट ड्राइवर्स बना लिए, तो फिर दूसरा स्टेप ये है कि अब आपने ओवरहेड्स को, जो टोटल ओवरहेड्स से आपने उनको असाइन कर देना एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स को। इसको मैं यूं समझाना चाहूंगा कि ये आपके ओवरहेड्स है, तो ये लेट्स से 1 मिलियन के ओवरहेड्स है, तो आपने बताना है इसमें से कि इस 1 मिलियन में से परचेजिंग के कितने ओवरहेड्स हैं, स्टोरिंग के कितने हैं, मशीनिंग के कितने हैं और सुपरवाइजिंग के कितने हैं। अच्छा, ये भी जो प्रोसेस है ये भी बड़ा सब्जेक्टिव है और ये भी इंटरव्यू बेस्ड होता है। आपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से ही समझ के ये वाली एलोकेशन करनी होती है। ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ी सी कंपटीशन करते हैं, अदरवाइज वही बताते हैं। ये 2 स्टेप तो हो गए बड़े अप्लाइड। अब तीसरे स्टेप से आपका ना न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है। ये 2 स्टेप्स नॉर्मली क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में आपको गिवन होते हैं। अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। अभी आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं तो पता नहीं ये क्या करना पड़ गया, लेकिन न्यूमेरिकल्स आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। ये 2 स्टेप्स हमें रेयरली करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि भाई ये इंप्लीमेंट कैसे होता है। अब जो, अच्छा जी, अब somebody is raising hand, Mavish Azam, अच्छा, I guess you might be a new student, तो raising hand is not allowed। जो भी आप क्वेश्चन क्वेरी है, क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में लिख दें, मेरे तक पहुंच जाएगी। आई विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड इट। आई हैव नो मैकेनिज्म टू अलाउ यू टू स्पीक, ठीक है जी। सो 3, अब जो आपको काम करना पड़ता है वो है स्टेप 3 और स्टेप 4। ये न्यूमेरिकली आपको करना पड़ता है। अच्छा, ये स्टेप हम वैसे ही कर रहे होते हैं अब तक। क्या स्टेप है? ओआर निकालें। पहले हम एक ओआर निकालते थे, अब वो कहते हैं कि हर पूल का अलग से ओआर निकाल दें। तो अब हम ओएआर परचेजिंग का अलग निकाल रहे होंगे, ठीक है जी। अब हम ओएआर स्टोरिंग का अलग निकाल रहे होंगे। अब हम ओएआर सुपरवाइजिंग का अलग निकाल रहे होंगे। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि चूंकि इसमें मल्टीपल पूल्स होते हैं, तो मल्टीपल ड्राइवर्स को यूज करते हुए मल्टीपल रेट्स निकाल लेंगे, तो इसमें क्या मसला है। और चौथा स्टेप फिर ये होगा कि अब इन रेट्स को हम अप्लाई करेंगे, और इन रेट्स को अप्लाई करके कॉस्ट हम असाइन करेंगे, किसको? प्रोडक्ट्स को। तो ये भी स्टेप हम नॉर्मली कर रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। हम रेट निकालने के बाद उस रेट को अप्लाई करके ओवरहेड्स को असाइन भी कर रहे होते हैं। तो यही 2 स्टेप अब आपको एबीसी में करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है? उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये हो सकती है कि ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन बड़ी वेग किस्म की हो, आपको सही तरह से ड्राइवर्स एग्जैक्ट ना बताएं, वो आपको ड्राइवर चूज करना पड़ जाए। तो इसमें आगे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और इन इटसेल्फ इसमें ये कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही कि आपने मल्टीपल रेट्स, मल्टीपल पूल्स और मल्टीपल कैलकुलेशंस करनी होती हैं, जहां से स्टूडेंट जो है अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। जब आपने ये कर लिया तो फाइनल स्टेप है कि आपने मैनेजमेंट रिपोर्ट बनानी है। आपको मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बनाने को कहा जा सकता है। प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट भी हो सकती है, कस्टमर की भी हो सकती है, तो ये भी इसको हम बिल्कुल एंड में देखेंगे। तो आप बस यूं समझें कि आपके 2 स्टेप जो हैं वो बड़े प्रैक्टिकल से हैं, जो आप शायद उसी वक्त कर सकेंगे जब आप किसी जॉब एनवायरनमेंट में होंगे। और न्यूमेरिकली एंड फॉर एग्जाम पर्पसेस ये 2 स्टेप्स आप तकरीबन हर सवाल में कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इस डायग्राम को भी देखने की जरूरत नहीं है, ये वही बात है। फाइनल फ्यू स्लाइड्स और फिर मैं कॉम्प्रिहेंसिव आपको मौका दूंगा, आखिरी 5 से 7 मिनट सवाल जवाब पे आज लगा देंगे। मेरा नहीं ख्याल आज कोई क्वेश्चन हो पाएगा। टुडे आई ट्राइड कि आप एबीसी से मुताल्लिक जितनी बातें हैं वो बता दूं, समझा दूं, और फिर हम अगली क्लास में क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अब एबीसी की इम्प्लीकेशन देख लें कि एबीसी करने से हो क्या जाएगा। अब जरा जहन में रखें कि हम क्या कह रहे थे। हम ये कह रहे थे कि ट्रेडिशनल सिस्टम में कुछ खामी है, बिजनेस एनवायरनमेंट कंपैरेटिव हो गया है, और उसकी वजह से अगर हम पिछले सिस्टम पे रहेंगे तो अंडर कॉस्टिंग या ओवर कॉस्टिंग हो जाएगी। कॉस्टिंग ठीक नहीं होगी तो प्राइसिंग ठीक नहीं होगी, प्राइसिंग ठीक नहीं होगी तो कंपैरेटिवनेस का प्रॉब्लम आएगा। तो अब एबीसी की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? एबीसी को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं क्या फायदा होगा? देखें जी, पहली इम्प्लीकेशन एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग हो जाएगी। अंडरस्टूड सी बात है। क्यों एक्यूरेट हो जाएगी? क्योंकि अब आप ज्यादा पूल्स को यूज कर रहे हैं असाइन करने के लिए, ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, ज्यादा सोफिस्टिकेशन में जा रहे हैं। एबीसी एबीसी इज मोर डिटेल्ड, एबीसी इज मोर सोफिस्टिकेटेड, मोर इंट्रिकेट, ठीक है। जितनी मोर एक्यूरेट, जितनी डिटेल में जाएंगे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ से कंट्रोल ओवर ओवरहेड कॉस्ट भी आएगा, कंट्रोलिंग का एलिमेंट भी आ गया। लेकिन जितना आपकी नाउ हाउ बेहतर होगी ओवरहेड के बारे में,
जितनी आपकी अवेयरनेस बेहतर होगी, जितनी ट्रांसपेरेंसी बेहतर, कौन सा ओवरहेड किस वजह से कम ज्यादा हो रहा है। पहले हम कहते थे सारे ओवरहेड लेबर आवर की वजह से कम ज्यादा हो रहे हैं, अब इनका नहीं, परचेजिंग का ताल्लुक इससे है, स्टोरिंग का ताल्लुक इससे है। तो हमारी ओवरहेड की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो रही है एबीसी में। तो जब ओवरहेड की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी तो हम ओवरहेड को ज्यादा कंट्रोल कर सकेंगे। क्योंकि देखें जी, ओवरहेड को अगर कंट्रोल करना है तो ड्राइवर को कंट्रोल करो जो उसको कॉज कर रहा है। तो अगर मैंने डिजाइनिंग कॉस्ट कंट्रोल करना है तो मुझे नंबर ऑफ डिजाइन को कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर मैंने स्टोरिंग कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो वो उसका जो भी ड्राइवर है उसको मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बेसिकली दिस रिजल्ट्स इन एनहांस कंट्रोल ओवर ओवरहेड कॉस्ट, बेटर मैनेजमेंट डिसीजन। जाहिर सी बात है, कॉस्टिंग बेहतर होगी तो प्राइसिंग बेहतर हो जाएगी और हमारी जो अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग है वो बेहतर हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन जो अक्सर क्वेश्चंस के एंड में एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ली जाती है, वो ये है कि ओवरहेड कॉस्ट हैज शिफ्टेड फ्रॉम हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट टू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट। तो जब आप एबीसी यूज करते हैं तो ओवरहेड कॉस्ट हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट से लो वॉल्यूम प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाती है। अब हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट वो है जो लार्ज क्वांटिटीज में बन रहे होंगे, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है उसके आप 1 लाख यूनिट्स बना रहे हैं। और लो वॉल्यूम प्रोडक्ट वो है जो कम क्वांटिटीज में बन रहा है, ज्यादा सेटअप्स लग रहे हैं, ज्यादा डिजाइन लग रहे हैं। तो नेचुरली जो लो वॉल्यूम प्रोडक्ट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जो हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट है वो जरा सिंपल होता है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में होता ये है कि, और ये इसको हम न्यूमेरिकली कल देख लेंगे, कि हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हाई वॉल्यूम इज सिंपल, यहाँ पे सिंपल भी लिख देता हूँ, एंड लो वॉल्यूम इज कॉम्प्लेक्स। तो होता ये है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो ज्यादा कॉस्ट चार्ज हो जाती है वो चार्ज हो जाती है आपकी, hold on, just let me think about it. यहाँ पे दो चीजें मैंने ले ली हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम, जी। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हाई वॉल्यूम को कम कॉस्ट चार्ज हो जाती है, ठीक है, और लो वॉल्यूम को जो है वो ज्यादा कॉस्ट चार्ज हो जाती है। हाई वॉल्यूम जो कि सिंपल है उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज्यादा कॉस्ट चार्ज हो जाती है। ज्यादा कॉस्ट इसलिए चार्ज हो जाती है क्योंकि वो कॉस्ट एवरेज होके तमाम प्रोडक्ट्स को चली जाती है, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सिंपल प्रोडक्ट्स को कॉस्ट ज्यादा चार्ज हो जाती है और जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स को कॉस्ट कम चार्ज हो जाती है। और यही फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग उसको करेक्ट करता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिंपल प्रोडक्ट को कम कॉस्ट चार्ज करता है और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स को ज्यादा कॉस्ट चार्ज करता है। आई एम सॉरी अगर इस पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, हम इसको फर्दर जब न्यूमेरिकली भी कर लेंगे इसको हम जरा दोबारा एलैबोरेट करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आप बेसिकली लिखने के लिए लिख लें, रट्टा मारने के लिए मार लें कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स को ज्यादा कॉस्ट चार्ज करता है। लॉजिकल भी है क्योंकि उसमें एक्टिविटीज ज्यादा लग रही होती हैं, और सिंपल प्रोडक्ट को कम कॉस्ट चार्ज करता है। लॉजिकल भी है क्योंकि उसमें एक्टिविटीज कम लग रही होती हैं, एंड वाइस वर्सा फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है जी। और ये बल्कि अगला पॉइंट भी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो ये शायद ये फर्दर क्लैरिफाई कर दे कि low volume products often requires more special handling. Assigning overheads using ABC will usually increase the cost per unit of low volume products. चलें जी, आखिरी स्लाइड जी, आखिरी स्लाइड, लिमिटेशंस। ओवरहेड्स अगर आप एबीसी के थ्रू अप्लाई करेंगे तो उसकी मेजर लिमिटेशन ये है कि एबीसी बड़ा एक्सपेंसिव है। जाहिर सी बात है, इसमें लोग इन्वॉल्व होंगे, एक टीम बनाई जाएगी, वो सर्वे, वो इंटरव्यूज करेगी, टाइम स्पेंड होगा, रिसोर्सेज स्पेंड होंगे, फिर ये सारी डिटेल्स में जाएंगी। तो इट्स एक्सपेंसिव। तो आपको ये जरूर देखना है कि इसको इम्प्लीमेंट करने से जो कॉस्टिंग बेनिफिट्स हैं वो क्या इसकी अपनी कॉस्ट से कम है या ज्यादा है। तो जब भी हम नया टूल या नई टेक्निक या नया सिस्टम लेके आते हैं तो हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर करते हैं। तो ये बार टाइम कंज्यूमिंग भी है, एक्सपेंसिव भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, गलती के चांसेस भी ज्यादा है। और फिर भी हम ये कह रहे हैं कि अभी भी इस सिस्टम में ऐसा नहीं है कि हम आर्बिट्रेरी एलोकेशन से बच गए हैं, अभी भी अप्रॉक्सीमेशंस हैं, अभी भी ये रॉकेट साइंस नहीं है, अभी भी इतना एक्यूरेट नहीं है।
क्योंकि अभी भी हम इन मैनेजमेंट से पूछ के एक्टिविटीज डिफाइन करते हैं, पूल्स बनाते हैं, फिर खुद ही कनेक्शन जोड़ते हैं ड्राइवर्स के साथ, फिर पूल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें एस्टिमेशंस हैं, तो स्टिल देयर आर आर्बिट्रेरी एलोकेशन, बट व्हाट वी आर सेइंग इज दिस इज बेटर, दिस इज मोर डिटेल्ड, this is more fair and this results in comparative advantages. और यहाँ पे मैं एक बात फाइनल कंक्लूड कर दूँ, फिर 5 मिनट में आपके क्वेश्चन लेता हूँ। वो ये कि ये 1980s में कैपलन एंड कूपर दो लोगों ने ये बनाया था, और अभी आईसीएमपी ने एक सॉर्ट ऑफ वेबिनार करवाया था जिसमें ये आपके जो रॉब कैपलन हैं, ये इन्होंने लाइव, अभी ये मतलब में कोई 5-6 दिन पहले की बात ही है, सो लाइव रॉब कैपलन ने उस सेमिनार में अपना आईसीएमपी के कुछ मेंबर्स के साथ, कुछ आई गेस ब्रांच काउंसिल के मेंबर से एक प्रेजेंटेशन दी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को हेल्थ सेक्टर में किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो वो जरूर जरा सुन लीजिएगा फेसबुक पे, आपको एक उस कॉन्सेप्ट के ओरिजिनेटर्स की बातें, ओरिजिनल बातें भी सुनने को मिल जाएंगी। हो सकता है बहुत सारी चीजें मैंने मिस किया हूं, बट यू विल लर्न फ्रॉम दैट वीडियो एज वेल, फ्रॉम द क्रिएटर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट रॉब कैपलन। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा बात थी जो मैंने आपको बताना था। ओके जी, तो अब मैं क्वेश्चन आंसर बॉक्स पे देख रहा हूँ। 5 minutes, I will try to respond as much as possible. शुरू हो जाए। एंड में बाज का समझ नहीं आता कि सवाल आके जाता कहाँ है। वो ऊपर से तो ऐसा लगा है सवाल आया है, लेकिन जब मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखता हूँ तो वो सवाल नजर नहीं आता, जिसकी वजह से अक्सर चीजें मिस भी हो जाती हैं। तो अभी कोई सवाल आया है, एक बार दोबारा। सर वेयर वी कैन फाइंड दी सेड वेबिनार, हाँ चलो यही सवाल था शायद जी। ये वेबिनार आईसीएमपी के फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएगा। जिस तरीके से आजकल फैकल्टी लाउंज वाले वेबिनार्स हो रहे हैं हर वेडनेसडे, तो सैटरडे को इस तरह के वेबिनार्स हो रहे हैं जिसमें कोई ट्रेनर्स आते हैं। तो ये वेबिनार आपको आईसीएमपी के पेज पे, जहाँ पे आपने मेरी भी वो फैकल्टी लाउंज वाली वीडियो देखी होगी, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आई रेकमेंड आपको इसमें से कोई इंटरेस्टिंग बात मिल जाएगी। ओके जी, तो और क्या पूछा गया जी? लिंक देखें, लिंक की जरूरत नहीं है। फेसबुक पेज पे आप आईसीएमपी के फेसबुक पेज पे चले जाइए, वहां पे मिल जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? जी, एनी फर्दर क्वेश्चंस? वी हैव 2 minutes। आज किसी ने ये नहीं पूछा कि सर मैं नया हूँ तो ये कैसे होगा और वो कैसे होगा। तो वी हैव 40 attendees, अटेंडेंस भी ठीक है। अच्छा, अच्छा हाँ हाँ यस, तो उमर कह रहे हैं आई हैड सीन अ टाइम ड्रिवन एबीसी आर्टिकल ऑन हार्वर्ड वेबसाइट। ये जो रॉब कैपलन है ये हार्वर्ड के ही प्रोफेसर हैं, तो शायद आपने उन्हीं का आर्टिकल देखा होगा। तो वो ये इस वेबिनार भी टाइम ड्रिवन एबीसी के बारे में ही है। अब एबीसी में भी कुछ एडवांस्ड वर्जन आ चुके हैं, तो दिस वेबिनार विल हेल्प यू। तो रॉब कैपलन इज प्रोफेसर फ्रॉम हार्वर्ड एंड कंसल्टेंट, और इन्हीं के ये जो है वो ये वाला टूल भी है और कुछ और टूल्स भी इन्होंने बनाए थे। ठीक है, आसिफ इज सेइंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर इज वेरी क्रिटिकल व्हिच may lead to wrong costing allocation, how we can deal with it। अच्छा, अब ये यही तो बात है, जब बुनियाद या फाउंडेशन सिस्टम का वो बहुत क्रिटिकल है, तो कॉस्ट ड्राइवर अगर आप ठीक आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, जो कि बहरहाल आपका काम नहीं है, मैनेजमेंट का काम है, बट यू आल्सो हेल्प मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग दैट।
तो उसके अंदर अभी आप ये रॉब कैप्लन की बातें सुनेंगे तो आपको जरा कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स रिलेटेड की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो उसके अंदर सीधी सी बात है कि आपने ये इसकी जो कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप है वो देखनी है। आप वो चाहे डेटा से देखें, प्रीवियस डेटा आपको कॉज एंड इफेक्ट को शो कर देगा, रिग्रेशन रन कर लें, क्वांटिटेटिव टूल्स यूज करें, या अपना इंड्यूजन या अपना जो गट फीलिंग है उसको यूज करते हुए आप कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करें। यस इट इज क्रिटिकल, इट मे लीड टू लॉन्ग एलोकेशन, और यही तो बात है ना, कभी भी इतनी सारी अप्रोक्सीमेशंस हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हाउ कैन वी सेग्रीगेट मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ टीवी कमर्शियल ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय कंपनी फॉर एलोकेशन। ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, हाउ कैन वी सेग्रीगेट मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ टीवी कमर्शियल्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय कंपनी, टीवी कमर्शियल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। यूनस मुझे जरा सिंपलीफाई करके बताइएगा, एंड आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ। मैं इसको यहाँ पे जो है वो खत्म करता हूँ, और व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा इसको जरा सिंपलीफाई करके, मुझे क्वेश्चन इतना समझ नहीं आया। ओके जी, कल डेफिनेटली वी विल डू प्रैक्टिस। कल मेरा जो मेन टारगेट होगा वो आपको इस चैप्टर में ले जाके एक दो पॉइंट्स हाईलाइट करवा दूंगा जो मैं पढ़ा चुका हूँ, मुझे अब ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये वाला जो एग्जाम्पल है इससे हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम कुछ पेपर्स पे चले जाएंगे। सो टुमारो एंड द डे आफ्टर विल बी अ वेरी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस सेशंस ऑन एक्टिविटी डिस्कशन। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो।